गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बात करते हैं हम लोग ये चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर जो है ना नीट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पीआईक्यूज भी करेंगे और नया क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितना टाइप का था? 2 टाइप का था। हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था ना बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या था? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उस लोगों का जो मोनोमर यूनिट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का एक कितना कंपोनेंट रहता है? 3 कंपोनेंट रहता है एक न्यूक्लियोटाइड में, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप। एक सेकेंड। ओके, तो फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा पेंटोस सुगर। क्या होगा? पेंटोस सुगर। और उसके बाद आता है बेस। ठीक है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया सुगर मॉलिक्यूल और ये हो गया फॉस्फेट। ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये तीनों मिला के क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोटाइड। ओके, सुगर मॉलिक्यूल और बेस, ये दो मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ओके, उसके बाद ये जो फॉस्फेट ग्रुप और सुगर मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। ठीक है, याद रखना इसको, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट ऑफ द monomer of nucleic acid, that is nucleotide, is nitrogenous base, pentose sugar, phosphate ion या फिर ग्रुप। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं जल्दी से। तो सुगर मॉलिक्यूल में आता है क्या? पेंटोस सुगर है। पेंटोस सुगर का 2 टाइप होता है। डीएनए में मिलता है क्या? डीऑक्सीराइबोस सुगर, और आरएनए में क्या मिलता है? राइबोस सुगर। ठीक है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस सुगर में क्या डिफरेंस है? ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर कार्बन में देखो क्या अटैच है? OH अटैच है राइबोस सुगर में। और 2 नंबर कार्बन में डीऑक्सीराइबोस सुगर में क्या है? हाइड्रोजन अटैच है, वो नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सी। डी मतलब क्या? डिलीट। क्या है? ऑक्सीजन को डिलीट करो, तो डीऑक्सीराइबोस सुगर में यहाँ पे जो OH था ना, उसका O नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या? डीऑक्सीराइबोस सुगर। ठीक है, और ये दोनों ही 5 कार्बोनेटेड शुगर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोस शुगर। अगर 6 कार्बोनेटेड शुगर होता ना, तो क्या बोलते हैं? हेक्सोस। जैसे कि क्या है हमारा? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। उसके बाद गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब क्या है? 6 कार्बोनेटेड शुगर मॉलिक्यूल, हेक्सोस बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कंपोनेंट के बारे में, जो कि है नाइट्रोजनियस बेसेस। नाइट्रोजनियस बेसेस भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्यूरिन और क्या होता है? पाइरिमिडिन होता है। ठीक है, प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन को ए से डिनोट किया जाता है, गुआनिन को जी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पाइरिमिडिन में क्या आता है? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन। ठीक है, तो साइटोसिन को क्या किससे डिनोट करेगा? सी से, यूरेसिल को यू से एंड थायामीन को टी से। इसको याद कैसे रखें हम लोग? प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन को याद कैसे रखें? तो प्यूरिन को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ए एंड जी है ना, इस दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं? आग है ना, आग, फायर, फायर होने। ठीक है, उसके बाद पाइरिमिडिन को कैसे याद रखना है? काट से याद रखना है। कैसे? काट से। ठीक है, अब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये तो 5 हो गया। और डीएनए में क्या कितना आ सकता था? 4 आ सकता था।
और उस 500 में से कौन सा 4 आता है, ये 4 आता है, ए जी सी टी। और आरएनए में क्या आता है, ए जी सी तो कॉमन है दोनों में, बस थायमिन के जगह में क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, इतना याद आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो प्यूरिन है ना वो 2 रिंग कंपाउंड है, प्यूरिन कंटेन 2 रिंग, एक को बोलते हैं हम लोग पायरिमिडिन रिंग, जो कि यहाँ पे भी है, ये वाला रिंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन रिंग, क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन रिंग। ओके, याद रखना है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2n + 4c, किससे डिनोट करते हैं, 2n + 4c। जैसे कि ये हो गया n, ये हो गया n, और 4c मतलब 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 4, तो 4c + 2n, 2n + 4c सेम बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्यूरिन में देखो 2n + 4c, ये तो पायरिमिडिन रिंग हो गया, ऊपर से एक और रिंग है ना, ये भी एक रिंग है ना, इस रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इमिडोजॉल रिंग। इसमें क्या होते हैं, 2n + 3c, 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, ठीक है, याद रहेगा, है ना। और एक बात याद रखना है इसी में कि हमेशा जब भी डीएनए बनेगा, ठीक है, तो बेस पेयर जो है ना, ए के साथ हमेशा टी आएगा और जी के साथ हमेशा सी आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेजेस आ जाता है, ठीक है, ए के साथ टी, जी के साथ सी, या फिर सी के साथ जी, टी के साथ ए आ जाएगा, ठीक है, याद रखना ही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनए डबल हेलिक्स, किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, कितने सन में किया था, 1953 में ये वाटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया था, ऑन बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रेक्शन डाटा ऑफ मॉरिस विल्किन एंड रोज़ेलिन फ्रैंकली, ये याद रखना है, ठीक है, नीट में डायरेक्टली आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोगों का सेंट्रल डोग्मा जो है ना, वो भी किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ये जो क्रिक है ना, उसी ने हम लोगों का जो सेंट्रल डोग्मा है ना वो भी दिया था, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब हम लोग बाद में पढ़ाते हैं फिर से, जैसे कि डीएनए से डीएनए बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और अब आरएनए से प्रोटीन बन रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब डीएनए हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, नीट में तो बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, अगर ये वाला अच्छे से पढ़ लिया ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए, ठीक है, ये डीएनए का यहाँ से यहाँ तक एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक लूप बोलते हैं, ऐसे एक लूप बोलते हैं, ठीक है। एक लूप में कितना बेस पेयर रहता है, 10 बेस पेयर रहता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, टोटल कितना हो जाएगा, 10 बेस पेयर हो जाएगा, और 10 बेस पेयर मतलब कितना हो जाएगा, 20 बेस, ठीक है। एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक 1 लूप हो जाएगा, एक लूप या फिर एक कॉइल भी बोला जाता है, तो इसमें कितना बेस पेयर रहता है, 10 बेस पेयर रहता है, यानी 20 बेस, ठीक है। उसके बाद ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, मतलब एक लूप का लेंथ कितना होगा, वो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर, और इसी को अगर एंगस्ट्रॉम में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम रहेगा, तो नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर हो जाते हैं, और एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10⁻10 मीटर, ठीक है, समझ गए क्या, ठीक है। तो टेक-होम में से सीखते हैं ये कि एक लूप मतलब 10 बेस पेयर, 20 बेस, और एक लूप का जो लेंथ है ना वो 3.4 नैनोमीटर है, और ये जो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना रहेगा, 34 नैनोमीटर, सॉरी 0.34 नैनोमीटर, ये कम हो जा रहा है ना, तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, दो बेस पेयर के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर,
याद रखना इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर को अगर जूम इन करेंगे ना, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, हम लोग अभी अभी पढ़ा है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड है। जैसे कि डीएनए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का चेन जा रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का चेन जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव वे में जाएगा। एक अगर जा रहा है ऐसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और यहाँ से कैसे जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब अगर देखना चाहते हो तो देख लो, ये 1 नंबर कार्बन यूज कर लेते हैं हम लोग, ये नंबर 1 कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया 5, ये 5 प्राइम, ठीक है। उसके बाद ये किससे जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला फॉस्फेट किससे जुड़ा है 5 नंबर कार्बन। मतलब इससे क्या पता चलता है, जो पोलैरिटी है ना, हम लोग कैसे जा रहे हैं, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो सुपर मॉलिक्यूल है ना, ये उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो मतलब कैसे जाएगा, ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो एंटी पैरेलल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये दो न्यूक्लियोटाइड को बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ए है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, टी के साथ, जी किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, सी के साथ, और ए एंड टी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2, याद रखना कितना, 2, और जी एंड सी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 3, याद रखना है, ठीक है। ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा जो आपका 3 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लिंकेज ऑफ और बॉन्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे हम लोग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड ऑफ एमिनो एसिड और प्रोटीन, हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और उसके बाद आते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे कि ये वाला ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये बेस, इस दोनों के बीच में जो लिंकेज होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखना है इतना, हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। उसके बाद ये सार्गप रूल है, जो सार्गप रूल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि अमाउंट ऑफ यूरिन जितना होगा ना, उतना ही क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ पाइरीमिडीन। मतलब ए जितना आएगा, जितना ए आएगा उतना ही टी आएगा, जी जितना आएगा उतना ही सी आएगा, इतना तो समझ में आता है। और ये भी a plus t divided by g plus c is not equal to 1 but constant for species, ठीक है, याद रखना, ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देके दिखा सकता हूँ कि मान लो ये एक डीएनए है, यहाँ पे ना ये सब बेस पेयर है, जैसे यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये बस डेमो देखा रहा। अगर मान लो यहाँ पे ए है, टी है, ए है, टी है, जी है, सी, ए, टी, ए, टी, ए, टी, ए, टी, जी, सी, तो मान लो इतना ही किया हमने। कभी अगर काउंट करोगे, हमारा जो ये था ना, a प्लस टी डिवाइडेड बाय g प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। अब हम लोग काउंट करेंगे, a कितना है यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया 8, उसके बराबर टी भी उतना ही आएगा 6, तो जी कितना है 1 2 2 जी है, जो 2 सी भी आएगा, तो कितना आएगा ये 12 डिवाइडेड बाय 4, ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग को पूरा A to Z स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए हम लोग को अच्छा से समझ में भी आ जाएगा, और इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता था ना हम लोग बना भी लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, और साथ में हम लोग PIQs क्या क्या आ चुका है अब तक वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन देके रखा है हमारा, इफ लेंथ ऑफ ए डीएनए फ्रेगमेंट इज 6.8 नैनोमीटर, कितना दिया है 6.8 नैनोमीटर, तो गिवन क्या है हमारा लेंथ दिया है 6.8 नैनोमीटर ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है हम, इट कंटेन 30% ऑफ द एडेनिन, मतलब 30% जो है ना वो क्या है एडेनिन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या करने के लिए देखो, तो पहले तो फाइंड आउट नंबर ऑफ लूप्स, कितना लूप्स है, नंबर ऑफ बेजेस, बेजेस कितना है, उसके बाद बोला कि नंबर ऑफ एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन इन द डीएनए फ्रेगमेंट कितना है वो पूछ रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए से, ठीक। तो हम लोग ट्राई करते हैं करने की। तो पहले तो नंबर ऑफ लूप्स निकल लेते हैं, तो हमारा लेंथ कितना दिया है 6.8, हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक लूप में कितना लेंथ होता है 3.4, और अभी लेंथ कितना दिया हमारा जो डीएनए सीक्वेंस उसका लेंथ कितना दिया है 6.8, तो हम लोग 6.8 को 3.4 से डिवाइड करेंगे, 6.8 बाय 3.4 इक्वल टू कितना आता है 2 लूप, है ना, 2 लूप हो जाएगा, एक लूप में अगर इतना तो 2 लूप में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लूप्स मतलब एक लूप में हम लोग को पता था एक लूप कंटेन 10 बीपी बेस पेयर, तो 2 लूप में कितना आ जाएगा 20 बेस पेयर, है ना, 20 बेस पेयर, तो 20 बेस पेयर मतलब बेस कितना होगा 40 बेस होगा ना भाई, 40 बेस होगा, बोल रहे हैं कि 20 बेस पेयर है, तो मतलब कितना बेस होगा 40 बेस होगा, तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 40, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एटीजीसी कितना है, तो उसके लिए हम लोग को दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो बोल रहे हैं कि जितना भी ये डीएनए फ्रेगमेंट पे बेजेस है ना उसमें से 30% क्या है एडेनिन है, क्या है एडेनिन है, तो 30% ऑफ द 40 बेस आर एडेनिन, ठीक है। तो हम लोगों को कितना एडेनिन है वो काउंट करना है, बहुत ही आसान है भाई, तो 30% ऑफ 40 बेस कितना हो जाएगा 30% को हम लोग अगर फ्रिक्शन में लेके जाएंगे 30/100 ऑफ मतलब होते हैं इनटू बाय 40, कितना आ जाएगा 12 बेस ऑफ ए, मतलब एडेनिन का बेस कितना है 12 है, तो एडेनिन का बराबर क्या होता है थायमिन होता है, मतलब थायमिन भी 12 मिल गया, मतलब एडेनिन भी 12 और थायमिन भी 12। अब टोटल बेस कितना था 40 था, 40 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, है ना, और इस 16 में क्या क्या छुपा हुआ है हमारा जी सी, और दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो मतलब जी कितना हो जाएगा 8, सी कितना हो जाएगा 8, समझ गया क्या, तो ये निकल के आ गया हमारा, ये हो गया हमारा
12 12 8 8, तो कितना हो गया 40। उसके बाद बोले नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है और जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो ए एंड टी के बीच में अगर 2 है और हमारे पास ए एंड टी के कितना पेयर्स ऑफ बेजेस है, तो हमारे पास 12 था ना, तो कितना हो जाएगा 24 है ना। और जीसी का 8 है, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। तो टोटल कितना हो जाएगा 48 हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो जाएगा 48। ठीक है, समझ गए इतना? बहुत आसान था यार, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी 48। आप ये यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। चलो हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स बाद में पढ़ते हैं, आप ये यूज करते हैं। ये क्या है डीएनए, ये हिस्टोन ऑक्टामर है हमारा, जो अर्जिनिन है एंड लाइसिन और अर्जिनिन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन का टाइप से। ये क्या था सेंट्रल डोग्मा था ना, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बन गया ना तो उसको हम क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो तुम लोगों को आता है। बस अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेके रखा है हमारा A adenine makes 30% of the DNA molecule. What will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? ठीक है, ये कब आया है, ये कब आया है नीट 2021 में आया है। ठीक है, तो 30% अगर एडेनिन है तो परसेंटेज में ही लिखना है। तो 30% अगर एडेनिन है तो थाइमिन कितना आएगा, क्योंकि ए के बराबर क्या आता है थाइमिन आता है। अगर ये 30% है तो ये भी कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, है ना। उसके बाद गुआनिन कितना आया है तो गुआनिन 20 हो जाएगा और साइटोसिन भी 20 हो जाएगा। गुआनिन के बराबर साइटोसिन भी आता है तो फिर 100% होना चाहिए। ठीक है, तो 30% एडेनिन, 30% थाइमिन, 20% गुआनिन, साइटोसिन भी 20%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है सी आ रहा है, थाइमिन 30, गुआनिन 20 एंड साइटोसिन 20। ठीक है, समझ गया, बहुत आसान था ना। अब ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये नीट 2015 में आया है। ठीक है, तो इन सी अर्चिन डीएनए व्हिच इज डबल स्ट्रैंडेड 17% ऑफ द बेजेस वर shown to be cytosine, मतलब 17% क्या है सी। ओके, उसके बाद बोल रहे द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेजेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर। तो अगर साइटोसिन 17% है तो 17% क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद अगर 17% चला गया तो क्या बच गया हमारा 34% चला गया। बच गया कितना 100 से अगर 34% माइनस करोगे तो 66%। ओके, 66% रह जाएगा, उसमें से आधा क्या हो जाएगा ए, आधा क्या हो जाएगा टी, मतलब 33% ए और 33% टी। तो इसमें
A33, T33 और G17 का आप ये देखो A नहीं है 17, 33, 33 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The figure gives an important concept in the genetic implication of DNA. Find the blanks A, B and C. तो A हो गया ये प्रोपोज बाय, और B हो गया mRNA से प्रोटीन, और C हो गया DNA से mRNA। तो C हो जाना चाहिए, DNA से mRNA बनने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, है ना। उसके बाद प्रोपोज बाय, ये किसने दिया था? हमने बार बार बोला है कि वो क्रिक ने दिया था। कौन सा क्रिक? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉरिस विल्किन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये तो नहीं है। जेम्स वाटसन, एप्लीकेशन एक्सटेंशन नहीं है। अर्विन सरगफ ये भी नहीं है। ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, और ये हो जाएगा फ्रांसिस क्रिक। ए किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक। बी हो जाएगा ट्रांसलेशन, ये बी हो जाएगा ट्रांसलेशन, एंड सी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसका आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही ऐसा ही वाला सवाल लेके रखे। इफ ए एंड सी मेक्स 30% एंड 20% ऑफ द डीएनए, ये कब आया है? 22 में आया है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ टी एंड जी? तो हमारा देख के रखे 30% ए, 30% ए, तो टी कितना होगा? 30% होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है भाई, ये तो कर लोगे तुम लोग। उसके बाद सी 20 देख के रखा है, तो हमारा जी कितना होगा? 20% होगा। सरगम रूल से तो पता चल ही गया होगा तुम लोगों को। तो ए 30%, टी 30%, तो टी 30% यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जी 20% होना चाहिए यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा बी। समझ गया? बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान से चल रहा है। अब ये 2025 में आया है, ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया है। हिस्टोन आर एनरिच्ड विद, अरे लाइसिन एंड अर्जिनिन भाई डायरेक्टली है। ये हिस्टोन जो है ना, हिस्टोन ऑक्टामर किससे बना होता है? बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन से बना हुआ होता है। डीएनए कैसा है? डीएनए एसिडिक होता है, और हिस्टोन जो है ना वो बेसिक होता है। तो ये हो जाएगा लाइसिन एंड अर्जिनिन। याद रखना, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान से हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बना दिया पीआईक्यू से, और हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसी का पीआईक्यूज भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।